दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 सितंबर का दिन एक ऐतिहासिक दिवस रहा महिला सशक्तिकरण के लिए। तो आज हम उसी बातों पर चर्चा करेंगे कि ये महिला आरक्षण बिल है क्या। इस वक्त हम लोग मिस्टर अर्जुन ग्रोवर के घर पे आए हुए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि ये महिला आरक्षण बिल है क्या। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बिल का नाम क्या है, नारी शक्ति बंधन विधेयक। ये साफ साफ जाहिर होता है कि नारी को उत्थान करने के लिए, राजनीतिक उत्थान करने के लिए बिल लाया गया है। बिल की अगर हम चर्चा करें तो इसका बैकग्राउंड, जरा ऐतिहासिक परिचय हम चाहेंगे कि आप हमारे जनता को दीजिए कि ये बिल का ऐतिहासिक परिचय क्या है, इसकी शुरुआत कब से होती है। 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, जब लोकल निकाय में, जैसे बोलते हैं कि पंचायत और लोकल निकाय जो था शहर का, उसमें आरक्षण दिया गया था, जो 81वां संशोधन विधेयक माना गया था उसको। ठीक है, तो उसी समय से इसका प्रारूप बढ़ा और इस पर चर्चा शुरू हो गया कि भी लोकल लेवल पर जब दिया गया है तो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों न दिया जाए। तो वही महिला आरक्षण विधेयक का मतलब कि उत्थान शुरू हो गया। तो सबसे पहले इसको लाया था, मतलब कि संसद में रखे थे HD देवगौड़ा जी 1996 में। ठीक है, 1996 में भी मतलब उनका सरकार जो था अल्पमत में था, तो कोई सपोर्ट नहीं किया तो पीछे हट गए। और उसके बाद फिर 97 में इंद्र कुमार गुजराल इसको भी लाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नाकाम रहे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी भी इनको लाने में कोशिश की है, लेकिन उनका भी सरकार अल्पमत में था। अल्पमत में रहने के कारण, सपोर्ट न मिलने के कारण फिर उनका भी पैर पीछे खींचना पड़ा विधेयक से। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि लास्ट में क्या हुआ कि जब मनमोहन सरकार आई तो 2010 में इस विधेयक को लाया गया था और राज्यसभा में पास भी हो गया भारी बहुमत से। लेकिन उनके सहयोगी जो थे, जैसे सपा का और थी RJD वाला, ये लोग बोले कि ये विधेयक को पास नहीं होने देना। जब पास करेंगे तो पास करने का आधार क्या होगा कि महिला आरक्षण तो ठीक है, लेकिन उसमें हमको चाहिए मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम को भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिर इसमें OBC का भी आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत तरह का इसमें प्रोपेगेंडा डाल दिया गया। अगर संसद में ये सब संशोधन करके नहीं लाते हैं तो आपका सरकार चलने नहीं, गिरा देंगे। तो डर से बेचारा लाइव विधेयक को मतलब कि लोकसभा में नहीं रखा गया, लेकिन राज्यसभा से पेश था। फिर क्या हुआ कि विधेयक तो वहाँ तक पास था, लेकिन 14 में फिर हमारा सरकार बदला तो अब ये विधेयक अपने आप गिर गया। फिर 2023 में ये विधेयक को फिर संसद के पटल पर रखा गया और ये पास करा दिया गया। तो ये जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, इसकी भूमिका क्या होगी, इसको लाना क्या जरूरी था। हाँ, जरूरी था। 17वें लोकसभा का जब से इलेक्शन हुआ था तो वोटरों की संख्या के बारे में बताते हैं आपको कि पुरुषों की संख्या थी 48 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब महिलाओं का भी 44 करोड़ था। तो ठीक है, महिला भी वोटिंग कर रही है, खाली वोटिंग करने का मतलब नहीं ना, उनका भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो डायरेक्ट इलेक्शन में उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो मिलने के लिए कि इसको लाया गया, क्योंकि खाली वोट देने से मतलब नहीं है, उनको भी राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। तो कैसे मिलेगा, तो इस बिल के माध्यम से मिलेगा। तो इस बिल को लाया गया। इसे लागू हो गई है या इसको अभी लागू होने में कुछ समय लगेगा। इसमें समय लगेगा, इसलिए कि लोकसभा राज्यसभा से पास तो हो चुका है। पास होने के बाद राष्ट्रपति इसकी सिग्नेचर कर देगा तो वो समझिए कानून बन जाएगा। लेकिन कानून बनेगा तो फिर सीट का संख्या तो बढ़ा नहीं है, तो सीट का संख्या बढ़ाने के लिए क्या होगा, जनसंख्या का जनगणना होगा। जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा। परिसीमन समझते हैं, परिसीमन में क्या होता है कि राज्य का मतलब कि क्या बोलते हैं, जिला का या राज्य का जो है सीमा तो जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन सीमा का प्रति बदलाव आ जाता है। सीमा छोटा हो जाता है, क्षेत्रफल छोटा हो जाता है, लेकिन आबादी बढ़ जाता है। उस हिसाब से आबादी जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि लोकसभा का संख्या बढ़ जाएगा, विधानसभा का संख्या बढ़ जाएगा, तो इसको लागू किया जाएगा। जब संभवतः 29 में पूर्णतः लागू होगा, यानी कि 2029 तक इसकी संभावना है लागू हो जाने की। तो अभी जो विपक्ष जो BJP सरकार को या NDA सरकार को इस मुद्दे पे घेर रही है कि नहीं ये एक चुनावी मुद्दा है, तो चुनावी मुद्दा को लेकर के इसको चर्चा में लाया जा रहा है। वो किसी का भी सरकार होता तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। कारण है कि इसमें दो कारण हैं।
जनसंख्या का जो है हम लोग 2001 ही का जनसंख्या लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उसी गिनती को। अभी तक जनसंख्या वाला गिनती नहीं हुआ है, जनगणना जो बोलते हैं, जनगणना गिनती नहीं हुआ है। जनगणना गिनती होने के बाद प्रसिमन भी नहीं हुआ। 1976 में प्रसिमन पहला हुआ था, उसके बाद अभी तक प्रसिमन नहीं हुआ। तो सीट की संख्या बढ़ेगी ना तो फिर कैसे देगा 33% आरक्षण? तो उसको आरक्षण देने के लिए आपको जनगणना करना होगा, जनगणना करने के बाद आपको क्या बोलते हैं प्रसिमन करना होगा, तब ना लागू होगा। समझे बात को? तो नए संसद की जो उद्घोषणा हुई, उद्घाटन जो हुआ है इस बिल से तो हो गया, तो विशेष सत्र ही बुला करके क्यों किया गया? देखिए, सत्र तो मानसून सत्र सब चला, लेकिन अब जब नया संसद बना है तो नया संसद में आकर खाली खोल करके मतलब उद्घाटन में क्या किया जाएगा? तो उसको कुछ करने, काम काज करने के लिए इस बिल को मतलब प्रयोग के रूप में रखा गया और एक तरह से उद्घाटन हो गया। श्री गणेश भी अच्छा हुआ, ये बिल पास हो गया। और गणेश चतुर्थी के दिन इसका एक बहाना था, बिल पास हो गया, संसद उद्घाटन भी हो गया हमारा नया संसद का। जो अंग्रेजों का संसद बनाया हुआ था उससे हम लोग को निजात मिल गया, गुलामी से निजात मिल करके अपना संसद में आ गया। और उसी बहाने एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया ऐतिहासिक डिसीजन भी ले लिया गया। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन बहाना भी है, लेकिन विपक्ष तो घेरने की कोशिश करे। विपक्ष है काय के लिए? कुछ ना कुछ बात को लेकर घेरने की कोशिश करके उसका हाथ से सारा मुद्दा निकल गया है, समझे? तो मुद्दा बनाने के लिए ये वाला बहाना लेकर चल रहा है कि लागू कैसे करें, लागू कैसे करें। लागू में आप बुद्धिजीवी, आपको समझ में आता होगा कि बिना प्रसिमन का, बिना जनगणना के होने कैसे लागू हो सकता है? प्रसिमन करना जरूरी है, सीट बढ़ाना। अब जब देखिए, आप बताता है यहाँ से 370 जब लागू हुआ, हटाया गया वहाँ से, कश्मीर से, तो 2 भाग में बांट दिया गया। लद्दाख को अलग कर दिया गया और क्या बोलते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। तो वहाँ भी प्रसिमन जरूरी है ना, क्योंकि प्रसिमन बिना पता नहीं चले कितना सीट क्या है, तो सीट बढ़ाना जरूरी ना है जी।